नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। दुनिया की राजनीति में आज हलचल है। दो महाशक्तियों के बीच नया समीकरण, नई चाल, नई कहानियां। कूटनीति के शतरंज पर चली गई एक ऐसी बाजी जिसने दुनिया के पावर गेम को हिलाकर रख दिया है। क्या ये साझेदारी एक नई विश्व व्यवस्था गढ़ रही है? क्या ये मुलाकात आने वाले दशक का जियोपॉलिटिकल ऑर्डर तय करेगी? और क्या भारत बन रहा है ग्लोबल पावर प्ले का नया सेंटर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई इस मुलाकात को करेंगे डीकोड, इसके मायने, इसके संदेश आज के द जेसी शो में। सर, पहले सवाल के साथ शुरुआत करती हूं और आज हमने द जेसी शो की हेडलाइन रखी है हाउ मोदी पुतिन पावर प्ले स्टन्स द वर्ल्ड। आप अग्री करते हैं इस आकलन से? You are absolutely correct. The entire world, especially America and European countries, they are completely stunned the way Putin has publicly come out in support of his old friend Modi on tariff issue. He has clearly said or even warned that Trump has no business to put 25% extra oil tariffs on India. In this way, he has practically challenged the authority of Trump just in support of his friend Narendra Modi. At the same time, it is an emergence of a new world order where I think Narendra Modi stands more taller and more effective on the global front. And precisely we can say that this visit has opened the new doors of a new world front where India, China and Russia will play a greater role than America. सर, ऐसा क्यों हुआ कि प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे? एक दोस्त का प्यार है, सम्मान है, थोड़ा अप्रत्याशित था। खुद पुतिन को सूचना नहीं थी, रशियन इंटेलिजेंस को सूचना नहीं थी। पुतिन उतरे, देखा, मुस्कुराए, उनको बाहों में लिया, गदगद थे और उनके तुरंत बाद क्रेमलिन से, जो सैनिक राजधानी है रशिया की, वहाँ से संदेश जारी हुआ, वी प्रेज नरेंद्र मोदीज़ अनएक्सपेक्टेड जेस्चर टू रिसीव रशियन प्रेसिडेंट एट एयरपोर्ट। बहुत अच्छा लगा उन सबको। एक नई दोस्ती की, एक नए प्रकार की जो है यह शुरुआत हुई। सर, अपने तमाम सुरक्षा प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए, तमाम तामझाम को छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन उनकी कार में बैठ करके पीएम हाउस तक पहुंचे। आखिर ये कार डिप्लोमेसी है क्या? कार डिप्लोमेसी इज़ ए न्यू इनोवेशन। पिछले साल गए थे प्रधानमंत्री मॉस्को, तो पुतिन ने यही किया था। उन्होंने कहा कि मेरा फैसला था कार में साथ बैठने का। कार में बैठाया, चले गए, उतर के आगे। इस बार आए तो नरेंद्र मोदी ने यही किया, उनको वही सम्मान दिया, अपनी कार में बैठाया। रशियन इंटेलिजेंस, 100 लोगों का ग्रुप, केजीबी की सिक्योरिटी, दुनिया भर के इंतज़ाम, सब जिसे कहते हैं धरे रह गए। इंडियन सिक्योरिटी भी देखते रह गई और प्रधानमंत्री ने उनको बैठाया गाड़ी में अपने साथ और एयरपोर्ट से चल दिए। तो अपने आप में एक संबंधों की जो नज़दीकी है, संबंधों की जो निकटता है, उसको ये दर्शाता है। और फिर आप जानते हैं कि हेडलाइंस बटोरने, रोमांच पैदा करने, सनसनी पैदा करने में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। इसलिए इस पूरी यात्रा की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो थी कि नरेंद्र मोदी उन्हें अपने साथ बैठा के कार में अपने घर तक लेकर गए। जी सर, जब कार में दोनों लोग बैठ रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को कहा राइट साइड बैठने को। क्या इसे किसी तरीके का शुभ मुहूर्त माना जाता है? शुभ मुहूर्त कहिए या एक प्रोटोकॉल चला आ रहा है बरसों से, जो है जो वीआईपी होता है, मेहमान होता है, आपका गेस्ट होता है, उसे कार में जो है कहते हैं भी दाएं तरफ बैठिए जो है। तो नरेंद्र मोदी ने उस गरिमा का, उस प्रोटोकॉल का पालन किया। जैसे पुतिन प्लेन से उतरे, नरेंद्र मोदी कार की तरफ आगे बढ़े तो बाई चांस इंसिडेंटली वो लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़े। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने रोका, इशारा किया, इधर आओ। तो गाड़ी से घूम के वापस जो है राइट गेट की तरफ आए। पुतिन एक पल के लिए ठिठके, मुस्कराए और फिर नरेंद्र मोदी की एडवाइस थी या जो इशारा था उसको उन्होंने माना और राइट हैंड से आकर के वहाँ पे बैठे।
लेकिन इस बार क्या था, इसे माइक्रो मैनेजमेंट भी था नरेंद्र मोदी का, तो राइट हैंड में बैठाया। फिर दूसरा क्या है कि पीएम हाउस में जो लैंडिंग पॉइंट था, जहाँ कार को रुकना था, वहाँ स्वागत का इंतजाम था, लोग माला लेके बुके लेके खड़े थे वरिष्ठता के क्रम में जो है। अब अगर लेफ्ट में उतरते हो तो फिर घूम के जाना पड़ता, तो नरेंद्र मोदी ने फोर्स ही किया इसको और शुरू से उनको राइट हैंड में रखा ताकि उतरे तो सब काम ठीक ढंग से हुआ, प्रोटोकॉल के तरीके से हुआ। तो बड़प्पन है नरेंद्र मोदी का, एक सम्मान था पुतिन के प्रति, उन्होंने किया, दैट्स ऑल। सर, पीएम मोदी और पुतिन की आपसी केमिस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? आपसी केमिस्ट्री अद्भुत है, दे आर मेड फॉर ईच अदर, इसे कहना चाहिए। और जो उनके रिश्ते हैं वो सरकारी कम हैं, पर्सनल ज़्यादा हैं। उनके रिश्ते दो देशों के बीच नहीं, दो व्यक्तियों के बीच कहे जा सकते हैं। आम तौर पे पुतिन की जो छवि है, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनके, वो एक कठोर किस्म के और इनडिफरेंट, एग्रेसिव, थोड़ा सा डिफेंसिव, इस तरह के रहते हैं। लेकिन यहाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। वो मुस्कुराए, मोदी और वो गले मिले, स्वागत स्वीकार किया, गाड़ी में बैठे और चले गए। तो एक तरह से क्या है कि ये जो उनकी केमिस्ट्री है ये बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे दिखी, और इसी केमिस्ट्री में उन्होंने देखा कि अब जल्दी ही शायद जब समय मिलेगा तो नरेंद्र मोदी रेस्पॉन्ड करेंगे, पुतिन के इनविटेशन को जाएंगे, तो ये मित्रता है और प्रगाढ़ होगी। दिस इज़ ऑल। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी पुरानी है? दोस्ती बहुत पुरानी है। 2001 तो सामने दिख ही रहा है, जब नरेंद्र मोदी वाज ए यंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उसमें द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी मास्को गए थे ऑफिशियल विजिट पे, तो उस डेलीगेशन में नरेंद्र मोदी आल्सो अकम्पनीड द प्राइम मिनिस्टर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ थे। उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे पुतिन से, और पहले मुलाकात के बाद ही नरेंद्र मोदी ने जो ब्लॉग या पोस्ट लिखा तो उन्होंने कहा कि मैं कंपैरेटिवली एक छोटी स्टेट से आता था, लेकिन पुतिन ने जो मान सम्मान और रेस्पेक्ट दिया उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, और एक्चुअली उसी मान सम्मान और रेस्पेक्ट से जो है उस दोस्ती की नींव पड़ी जो 2014 के बाद और पक्की हुई और अब और पक्की होती जा रही है। और वैसे उसमें भी क्या है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक क्यूरियस इन्वेस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ भी उन्होंने कुछ ऐसी संभावनाएं तलाशी कि क्या कुछ गठबंधन या कोई प्रोजेक्ट हम रशिया में भी ले सकते हैं गुजरात गवर्नमेंट की ओर से, तो एक पायलट प्रोजेक्ट उसमें भी लिया गया। उसके बाद में फिर ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ी, ये दिल्ली आ गए, लेकिन उसकी जो शुरुआत है आप कह सकते हैं वो 2001 से शुरू होती है और आज जारी है। सर, मोदी और पुतिन की दोस्ती को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में एक नया नारा PUMO इस वक्त काफ़ी प्रचलित है, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्लियर है, PU पुतिन, वो नरेंद्र मोदी, ये एक्चुअली उनकी दोस्ती का एक प्रतीक है, एक सिंबल जो सोशल मीडिया में सुपर हिट हुआ। इसमें है कि एक फ्रेंडली संकेत जिसे कहना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ़ की, उन्होंने इनकी तारीफ़ की, और फिर ये एक नारा और चला वहाँ पे। नरेंद्र मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास, तो पुतिन के यहाँ ये बात चली कि गो टुगेदर ग्रो टुगेदर। तो इस तरह से मिलके ऐसा लगा कि एक जोड़ी है, लोकप्रिय जोड़ी है, और सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है वो, तो इसी से नारा आगे चल पड़ा। और वैसे भी नरेंद्र मोदी के भाग्य में एक लकीर है, जो बोलते हैं, जो बात कहते हैं, वो नारा अपने आप में सुपर हिट हो जाती है। तो हो गया ये भी। सर, एक और बात कही नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती एक ध्रुव तारे की तरह अटल है। क्या कहना चाहते थे नरेंद्र मोदी सर? उनका कहना ये कि ध्रुव तारा, देखो संस्कृति हो, भाषा हो, इनके विद्वान तो हैं नरेंद्र मोदी, शब्दों का आविष्कार करते हैं हर बार वो नया नया जो है। तो उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती जो है ध्रुव तारे की तरह है। ध्रुव तारे की विशेषता क्या है? अटल है, स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है। इसी तरह से उन्होंने कहा भारत और रूस की दोस्ती एक तारे की तरह जो है ना, स्थिर है, अटल है। और इसीलिए कहा कि पश्चिमी राष्ट्र देखते रहे, और दुनिया में जो ब्रांड है ये शाइन कर रहा है मोदी और पुतिन का, एक ध्रुव तारे की तरह, नॉर्थ स्टार की तरह जो है ये शाइन कर रहा है। और बस ठीक है, तो आपस में कहा कि दोस्ती आगे रहेगी, इस तरह से दोस्ती आगे बढ़ेगी। ये जो शब्द है, नारा है, ये एक प्रतीक के रूप में चला उस समय, दोस्ती का प्रतीक, इन दोनों की मित्रता का प्रतीक, दैट्स ऑल। सर, पुतिन का ये कहना था कि भारत भाग्यशाली है क्योंकि उनके पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? एब्सोल्युटली करेक्ट। देश के 140 करोड़ लोगों की भावना जो है उसको पुतिन ने उद्धृत किया है, लेकिन थोड़ा अनयूजुअल था, अच्छा था, दोस्ती के प्रेम में था, और उन्होंने वो बात कही है जो सच है इस देश में। तो देश में अगर आके उस देश की बात करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। खुद पुतिन ने 2 टूक कहा है, द पीपल ऑफ इंडिया कैन ऑलवेज फील प्राउड इन देयर लीडरशिप।
मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनका भाग्य है, उनकी खुशकिस्मती है। और आगे उन्होंने एक लाइन और आगे बढ़ करके कहा कि नरेंद्र मोदी ऑलवेज पुट्स वेरी हाई टारगेट्स, चैलेंजेस बिफोर हिज कंट्री, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिफोर हिमसेल्फ, जैसे है। तो कुल मिला के उन्होंने जो देश की भावना है 140 करोड़ लोगों की, उसको अभिव्यक्त अपने शब्दों में और किया कि ये देश के लोगों का भाग्य है कि नरेंद्र मोदी उनके पास है। सर, पुतिन ने लीग से हटकर जो भारत के लीडिंग न्यूज़ चैनल आज तक को इंटरव्यू दिया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, लीडरशिप के बारे में काफ़ी बातें की। उस पर आप क्या कहेंगे? उस इंटरव्यू को देखने से ये स्पष्ट पता लगता है पुतिन ने उनके बारे में जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नरेंद्र मोदी की जो धमक है वो बरकरार है। पुतिन ने शायद अपने पूरे करियर में किसी फॉरेन डिग्नेटरी, किसी फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की इतनी तारीफ़ नहीं की जितनी उन्होंने इस बार नरेंद्र मोदी की है तारीफ़। उससे कुछ लोग हैरान भी थे, लेकिन ये थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ के लिए आज तक के प्लेटफार्म को चुना। वास्तव में आज तक का यह अंजना और गीता का इंटरव्यू सुपरहिट था, करोड़ों लोगों ने इसे देखा। इसका दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है, इट हैज़ restored, further strengthened the credibility, goodwill and image of Ayatak Group, you can say Arun Puri. And the other part is the channel has again restored its position, its dominance in the news market. एक इंटरव्यू मिला, सारे देश ने उसको देखा। और दूसरी बात यह है कि अगर इस इंटरव्यू को अरेंज करने में या कोऑर्डिनेट करने में अश्विनी वैष्णव या पीएमओ की कोई भूमिका रही है तो वो भी स्वागत योग्य है। ये सब होना चाहिए। इट्स ए न्यू ओपनिंग, इट्स ए रिवाइवल ऑफ ओल्ड प्रैक्टिसेस, इस तरह से। और आज तक ने जो कदम उठाया और मॉरल सपोर्ट कहो या एक उस तरह का रहा सरकार का भी, उन्होंने पूछा होगा तो उन्होंने हाँ तो कहा होगा, क्लियर तो किया होगा, ऐसा प्रोटोकॉल है। तो एक अच्छी शुरुआत है और अच्छा जिसे कहना चाहिए प्रयास है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि न्यूज़ एजेंसीज़ को भी इस वॉइस में शामिल किया जाना चाहिए, से ANI एटसेट्रा, इस तरह की जो है। आप देखिए जो ANI की स्मिता प्रकाश, उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू किए हैं, नरेंद्र मोदी के किए हैं, अमित शाह के किए हैं और जिसे कहना चाहिए फेथफुली अच्छे इंटरव्यू किए हैं। तो अगली बार जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हमें आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके देखना चाहिए कि न्यूज़ चैनल के साथ साथ एक दो न्यूज़ एजेंसीज़ को भी मेरिट पे अगर हम उसमें उनको साथ में एडजस्ट कर सकें या एकोमोडेट कर सकें या इनकॉर्पोरेट कर सकें तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी। इट वाज ओवरऑल ए गुड मूव। सर, नरेंद्र मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन का दो टूक मैसेज ट्रंप के लिए क्या है? ट्रंप के लिए दो मैसेज हैं। पहला ये है कि इंडिया रिफ्यूजेस टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ एनी प्रेशर। इंडिया विल नॉट बी ए सब्जेक्ट ऑफ ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन ऑन टैरिफ इशू। दूसरा मैसेज ये है कि ट्रंप शुड केयरफुली नोट दिस थिंग that Indian foreign policy, Indian foreign agenda is no more going to be worked out in accordance with the priorities or preferences of America. These two are the major messages for Trump from this visit. And third message has gone from Putin. Putin से जो तीसरा मैसेज गया है वो ये गया है कि now Putin has challenged Trump's authority publicly on tariff issue. These are the messages. सर, पीएम मोदी के साथ में अपने रिश्तों को निभाते हुए पुतिन ने एक बात कही दिल्ली में पहुंचते। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के आगे नरेंद्र मोदी झुकने वाले नहीं हैं और वो झुकने वाले नेता ही नहीं हैं। ये आउट ऑफ टर्न जो मोरल सपोर्ट था, इसे आप कैसे देखते हैं? I salute Putin for his courage and conviction to go out of the way to support नरेंद्र मोदी on this issue. और वास्तविकता भी यही है कि नरेंद्र मोदी झुकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। ये हम सब जानते हैं। इन 14 वर्षों में हमने इस बात को देखा है, दैट वेज है। इसीलिए उन्होंने इस बात को वहाँ वापस जो है वो दोहराया और साथ ही ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी एक जो है ना निर्णायक और एक दूरदर्शी नेता हैं। लेकिन क्या है, कुछ लोग विदेशों में इससे जेलस फील करते हैं और ये कहा कि सम एक्टर्स आर विलिंग टू डिस्टर्ब इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल मार्केट। तो उनके मन में एक सहानुभूति थी, पर उन्होंने कहा पुतिन ने कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसी तरह से हमारी दोस्ती और ये रिश्ता जो है ये आगे बढ़ता रहेगा। और नरेंद्र मोदी का जो मजबूत व्यक्तित्व है, और इंडिया टुडे के इंटरव्यू में यही कहा कि वो झुकते नहीं हैं, वो ऐसे व्यक्ति नहीं जो झुकें या दबाव में आएँ। दिस इज़ ऑल।
सर पुतिन ने यहाँ पर यह भी कहा कि अमेरिका जब खुद हमसे फ्यूल खरीद रहा है तो भारत से क्या दिक्कत है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? Absolutely correct. This only exposes Trump's hypocrisy and double standards. और ठीक कहा है पुतिन ने कि अमेरिका को अधिकार है हमसे फ्यूल खरीदने का रशिया से, तो भारत को क्यों नहीं? इंडिया इज़ ए मेजर ग्लोबल पावर. It can't be arm twisted by any other country. It's no more a British colony, and everyone must accept this reality in life. तो जब ये स्थिति सबके सामने है तो उसको स्वीकार करना चाहिए. तो कोई उनका बेसिस नहीं है भारत पे टैरिफ लगाने का. तो ये कुल मिला के उनका ये कहना था. सर पुतिन ने कहा कि तेल की सप्लाई भारत को बेरोक टोक चलती रहेगी. अमेरिका का इस पर क्या रिएक्शन होगा? अमेरिका मस्ट बी वेरी अपसेट. इज ए ओपन चैलेंज, इज ए जॉइंट चैलेंज डायरेक्टली बाय रशिया कि हम तो देंगे तेल और भारत है कि हम तो खरीदेंगे तेल वहाँ से. देयर इज़ ए वेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन फॉर ट्रम्प जो है. सो दिस इज़ ऑल. क्या अमेरिका का रिएक्शन तो नेगेटिव होना चाहिए जो लगता है जिस तरह से जो है. सर आपको लगता है कि पुतिन की भारत यात्रा का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अमेरिका के साथ होने वाली भारत की ट्रेड डील पर? मे बी, मे नॉट बी. यू नो ट्रम्प इज़ अनप्रेडिक्टेबल, whimsical. लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ट्रम्प मस्ट बी वेरी अपसेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन दिस फ्रंट इन न्यू दिल्ली बाय पुतिन मोर एंड बाय मोदी आल्सो टू सम एक्सटेंट. तो ऐसा लगता है कि अब जो वार्ता आगे बढ़ेगी तो नेक्स्ट वीक विल कम टू नो द एग्जैक्ट रिएक्शन ऑफ ट्रम्प. बाकी ऑन द फेस वैल्यू ये है कि अमेरिकन डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया द नेक्स्ट वीक टू फाइनलाइज द डील, टू हैव डिस्कशंस ऑन टैरिफ्स कहते हैं. और कुल मिला के ये है कि भारत सरकार को तो आशा है कि डील हो जाएगी और इस विजिट का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा. विदेश मंत्री ने भी कुछ दिन पहले यही कहा है कि पुतिन की यात्रा का हमारे जो अमेरिका के साथ संबंध है, जो डील है, उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट रियली कम्स आउट इन द कमिंग डेज. सर भारत, रूस, चीन, अमेरिका में जो लव हेट रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसे आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी कुशलता से कैसे मैनेज कर लेते हैं? गॉड गिफ्ट है, बाकी तो बहुत मुश्किल है. अब देखिए, भारत अमेरिका का रिश्ता अलग है, भारत रूस का रिश्ता अलग है, भारत चीन का रिश्ता अलग है, पाकिस्तान का रिश्ता अलग है, और उनके रिश्ते भी क्रॉस हैं आपस में. आप देखिए, चाइना जो है हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, पाकिस्तान उसका गार्जियन है, अमेरिका भी उसी तरफ बढ़ रहा है. रशिया चाइना का फ्रेंड है लेकिन हमारा दोस्त है. तो एक कंट्राडिक्शंस हैं आपस में. तो नरेंद्र मोदी ने कहा था वी आर मल्टी अलाइंड नेशन, जिसे कहना चाहिए हम किसी एक ग्रुप के साथ नहीं हैं. यूरोप चाहता, अमेरिका चाहता आप एक जगह इधर आइए उधर आइए, कहते नो, हम तटस्थ नहीं, हम शांति के साथ हैं. इन वे जो है ये, इसको नरेंद्र मोदी मैनेज कर रहे हैं. लेकिन बेसिक क्या है, इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं इन सारे रिलेशनशिप के भीतर. अब देखिए कब तक किस तरह से ये चीज़ें मैनेज होती हैं. लेकिन सो फार he has been successfully managing all these contradictions. But these are the basic contradictions, inbuilt contradiction जिसे कहते हैं. और जब भी चाइना की बात होती है तो चाइना का जो इश्यू बहुत गंभीर है. कई दफ़े लोग ये सवाल करते हैं ना, कल को अरुणाचल में फिर चाइना घुसा है, कुछ और हुआ, दैट वे जो है, तो हम क्या करेंगे या रशिया क्या करेगा, एक बात आती है ना सवाल उसमें जो है. तो इनबिल्ट कंट्राडिक्शंस हैं. और रूस की जो पोजीशन है उसने बहुत क्लियर कर दिया अपनी पोजीशन को. उसने कहा स्मार्ट ऑपरेटर हैं, देखो हर कोई स्मार्ट है आजकल जो है. तो पुतिन ने भी इंस्पाइट ऑफ ऑल फ्रेंडशिप जो है ये कहा है उसके अंदर कि इंडिया एंड चाइना आर आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, मतलब दोनों हमारे सबसे निकट के दोस्त हैं. बट वी हैव नो राइट टू इंटरवीन इन देयर बायलैटरल रिलेशंस. तो ब्रॉडली जो है ना वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई तो वो अग्नि परीक्षा उस दिन होगी. पर सवाल ये कि वो आएगी कि नहीं आएगी, ये समय के साथ देखने वाली बात है. पुतिन ने यह भी कहा है कि सो फार इंडिया एंड चाइना हैज़ बीन सक्सेसफुली मैनेजिंग ऑल दीज कंट्राडिक्शंस. तो सारी बात कूटनीति की भाषा में इस तरह से हो रही है, लेकिन सो फार नरेंद्र मोदी इज मैनेजिंग ऑल दीज डायमेंशंस. सर बहुत इंटरेस्टिंग आपने अभी कॉन्ट्राडिक्शन समझाए. मैं ये समझना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी और पुतिन इतने प्रगाढ़ दोस्त हैं, तो क्या कभी ज़रूरत पड़ने पर ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन के दौरान भारत और चाइना के बीच रूस बीच में आएंगे, पुतिन चाइना और भारत के बीच में मध्यस्थता करेंगे? देखो, इन जनरल हो सकता है, इन जनरल जिसे कहते हैं उस वे में हो सकता है. इशू बेस्ड पे मुझे नहीं लगता. फिर वही झगड़ा आएगा कि दो राष्ट्रों का झगड़ा, तीसरा राष्ट्र बीच में कैसे आया. इंडिया विल नॉट अलाउ.
अभी जो ट्रंप ने कहा था मैं समझौता कराता हूँ, भारत ने कहा नो, कीप ऑफ, हम खुद अपना झगड़ा सुलझाएंगे। द वे इंडिया का स्टैंड भी यही रहेगा उसके अंदर जो है, और सो फार क्या इंडिया मैनेज कर रहा है। तो इट इज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि मान लो कल को कोई ऐसी स्थिति आई बिल्कुल इस तरह की कि भारत को लगा कि चाइना अपनी लक्ष्मण रेखा के बाहर जा रहा है और हमें सैनिक कार्रवाई करनी पड़ सकती है या कुछ करना पड़ सकता है, तो एज ए कंसल्टेशन दे माइट कंसल्ट पुतिन। बाकी पुतिन का कोई इस तरह का डायरेक्ट इंटरवेंशन हो इस मामले में, ऐसा मुझे लगता नहीं है वक्त ज़रूरत पड़ने में, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद ही एक टावरिंग व्यक्ति है जो है, और नरेंद्र मोदी खुद जो करते हैं वो करते हैं फिर वो उस बात को। चाइना के बारे में भी मुझे लगता है इस बार तैयारी है उनकी, अगर चाइना ने कुछ ऐसा किया तो चाइना को भी पाकिस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब जो है ना दिया जा सकता है। लेकिन आपका जो सवाल है कि क्या वो मध्यस्थता करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन द इश्यूज़ क्या स्पेसिफिक हैं, और उसमें जो है रशिया पुतिन हाउ मैनी एक्स्ट्रा माइल्स ही ट्रेवल्स फॉर अस एट दैट टाइम, और उसकी हैसियत है कि नहीं चाइना के सामने एक्स्ट्रा माइल ट्रेवल करने की, उसमें होगा। तो फिलहाल तो आप ये कहिए कि एवरीथिंग शुड बी लेफ्ट टू नरेंद्र मोदी, जिसे कहना चाहिए लीडरशिप एंड हिज कॉम्पिटेंस which has so far been established more than once on China front. सर, भारत रूस संबंधों के इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास ये कहता है कि जब जब संकट की घड़ी आई तब तब रूस ने भारत का साथ दिया। आप इस पे कुछ कहेंगे? जहाँ तक भारत और रशिया के संबंधों का प्रश्न है, संकट की हर घड़ी में रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है, एंड लाइक द सेम वे भारत भी पॉलिटिकल संकट की हर घड़ी में रशिया के साथ खड़ा रहा है। जहाँ तक भारत के साथ रूस के खड़े रहने का सवाल है, सबसे बड़ा समर्थन रशिया से हमें 1971 की लड़ाई में मिला, जब हम लड़ाई जीत चुके थे। अमेरिका का प्रभाव था, दबाव था, उसमें रशिया हमारे समर्थन में आया, उसने उस समर्थन से अमेरिकन प्रेशर को बैलेंस किया, और अल्टीमेटली फिर जो है 90-95 सैनिकों का सरेंडर हुआ, और बांग्लादेश की लड़ाई जो है हमने जीती। तो भारत, मोटे तौर पे भारत की जनता रशिया के कंट्रीब्यूशन को 1971 से देखती है। हालांकि संबंध 1950 से उनके साथ रहे हैं। 1962 की लड़ाई से पहले ही जेट फाइटर के मिग के शायद ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन उनकी डिलीवरी 63-64 में हुई। तो मूलतः देखा जाए तो भारत के लोग रशिया के सपोर्ट को 71 से जानते हैं, 71 से गिनते हैं। सर, भारत और रूस के बीच जो मेजर डिफेंस डील्स हुई हैं उन पर आप क्या कहेंगे? डिफेंस हैज़ बिन ए एरिया ऑफ फोकस बिटवीन पुतिन एंड नरेंद्र मोदी। डिफेंस से मैंने सुना कुछ ऐसे मेजर अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में बाहर नहीं आई हैं। सरकार सीक्रेसी के कारण से उनको बाहर शायद नहीं लाना चाहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ मेजर काम इस बार पुतिन से करवाए हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जिसे कहना चाहिए। और अपेरेंटली अगर हम देखते हैं डिफेंस के अंदर, तो सबसे बड़ा काम ये हुआ टेक्नोलॉजी को शेयर करने का। तो खुद पुतिन ने कहा है कि we not only sell technology, we also share it. It's a very rare phenomena in military technical cooperation, and this also shows the level of trust and confidence between the people and the governments of these two countries जो है। और आगे अगर इसकी व्याख्या करें तो 500S पे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा थोड़ा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं। SU-57 की बात हुई है, फिर S-400 की बात हुई है, उसका जो बैलेंस खेप आना है वहाँ से उसके बारे में बात हुई है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बात हुई है, लोकलाइज्ड छोटे जो रिएक्टर्स हैं। तो एक तो पहले ही तमिलनाडु में प्लांट लग चुका है, एक दूसरा प्लांट भी जल्द ही लगने वाला है। राजनाथ सिंह और रशियन डिफेंस मिनिस्टर की आपस में चर्चा हुई है। कुल मिला के ऐसा माना जा रहा है कि जो विज़िट थी इसका मेन फोकस जो आउटकम जो है वो डिफेंस में हुआ है। कुछ तो जानकारी पब्लिक हुई है, कुछ जानकारी नेशनल इंटरेस्ट में पब्लिक नहीं हुई, बट आई थिंक नरेंद्र मोदी हैज़ हैड सम मेजर गेन्स ड्यूरिंग दिस विजिट ऑन डिफेंस फ्रंट फ्रॉम रशिया, ऐसा मुझे लगता है। तो सर, डिफेंस डील से इधर और कुछ जो समझौते दोनों देशों के बीच हुए हों, वुड यू लाइक टू इंडिकेट? हाँ, सबसे बड़ा समझौता तो वो है व्यापार जो दोनों देशों के बीच में अभी $65 बिलियन का है, उसको 2030 अर्थात अगले 5 साल तक जो है ना उसको $100 बिलियन तक लेके जाना, सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है। फिर ये हुआ है वीज़ा फ्री है, आओ भाई इंडिया जो है। फिर 5-6 सेक्टर्स में एक मेजर फ्रेमवर्क बना है, रोड मैप बना है अगले 5 साल के लिए। आप कह सकते हैं उसमें कि लेबर मोबिलिटी उसको आप कह सकते हैं, फूड सेफ्टी कह सकते हैं, देन मेडिकल कोऑपरेशन, हेल्थ कोऑपरेशन आप कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, एग्रीकल्चर कह सकते हैं, न्यूक्लियर कह सकते हैं। इस तरह से मेजर जो है ना एग्रीमेंट सारे वो रशिया के साथ में हुए हैं। एज फार एज बायलैटरल एग्रीमेंट्स आर कंसर्न, द विजिट हैज़ बीन 100% सक्सेसफुल, वेयर इंडिया हैज़ बीन ए मेजर गेनर। जी सर, पुतिन ने ये भी कहा कि मैं दिल्ली केवल तेल बेचने या फिर कारोबार करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपने दोस्त से मिलने भी आया।
तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। वो तो खुद ही कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, मोदी के साथ मेरे पुराने संबंध हैं, मैं मोदी से बहुत प्रभावित हूँ, ये पब्लिकली सारी बातें कह चुकी हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो ड्राइविंग फैक्टर था इस बार विजिट का मॉस्को से दिल्ली का, नॉट ओनली बिजनेस ऑयल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, डिफेंस डील्स, बट था कि नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, दोस्त से मिलेंगे, इंडिया में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, गपशप होगी। तो सही कह रहे हैं कि खाली तेल और कारोबार के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं व्यक्तिगत रिश्ते हैं मोदी के हैं, उनका सम्मान करने, उनको रिन्यू करने, उनको फर्दर स्ट्रॉन्ग, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए आया हूँ। करेक्ट। सर, आखिर पुतिन की इस ऐतिहासिक भारत यात्रा को किन निगाहों से पाकिस्तान, चीन और यूरोपीय कंट्री देख रहे होंगे? दे ऑल मस्ट बी अपसेट। पाकिस्तान इसी से अपसेट हो गया, आतंकवाद में साथ खड़ा है हमारे रशिया एक तरह से, तो अपसेट हैं। चाइना इसलिए अपसेट है कि भी रशिया मेरा खास आदमी, ये कहाँ चला गया दूसरे खेमे में, वहाँ ऐसा नहीं हो खेमा नहीं बदल ले कहीं आगे जाकर, कितना बदल ले, मन में शंका आती है ना। ये यूरोपियन कंट्रीज़ वो अपसेट हैं, वो इससे पुतिन से अपसेट हैं। तो देखते हैं भी, हम तो नरेंद्र मोदी को अपना समझते थे, उनसे उम्मीद कर रहे थे यूक्रेन वार को सुलझाएंगे, तो ये कहाँ चला गया वहाँ। होता है मन का भाव एक ऐसे आता है ब्रॉडली जो है। तो ऑल दिस पीपल आर क्यूरियस, रादर अपसेट, वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपन इन दिल्ली। और दिल्ली में जो कुछ हुआ उसका आने वाले दिनों में, अगले दिनों में परिणाम क्या निकलेगा, आउटकम क्या होगा, उसके रिफ्लेक्शंस क्या होंगे। सो लेट्स वेट। सर, यूक्रेन सहित पश्चिमी राष्ट्रों को ये आशा थी कि पुतिन के दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर जो नैतिक प्रभाव है अपना, उसका उपयोग करेंगे। क्या आपको सचमुच लगता है कि इस दिशा में कुछ हुआ है? देखो, होना तो बात की बात है, पर यह है ना कि दिल है कि मानता नहीं। अब 5000 किलोमीटर यूक्रेन है, 4500 किलोमीटर रशिया है, दोनों बैठ के सोचते हैं, ये उनका भरोसा है नरेंद्र मोदी में कि नरेंद्र मोदी ज़रूर कुछ कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ कहते हैं वो भी कर सकते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। इस तरह मैंने पढ़ा कि यूरोपियन देशों ने गुहार लगाई है कि आप पुतिन से बात करिए, वो आपकी सुनते हैं। देखिए अब इस तरह से जो है ये, तो उनकी उम्मीद है, उसी उम्मीदों के साथ में वो लोग अपेक्षा कर रहे थे भी इस बार कुछ हुआ होगा। अब होने की ज़्यादा गुंजाइश अभी नहीं थी उसमें, जो स्टेटस है यूक्रेन और रशिया एग्रीमेंट की, सीज़ फायर की, ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। और हो सकता है पॉलिटिकली भी नरेंद्र मोदी मे नॉट लाइक टू वेस्ट इज़ पॉलिटिकल कैपिटल एट दिस मोमेंट, रशिया के साथ जो कैपिटल बनी है, लेकिन मोदी इज़ ओपन। और फिर नरेंद्र मोदी ने कई बार ये कहा हुआ है कि भाई अंतिम समाधान युद्ध के मैदान में नहीं है, सोल्यूशन इज द डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, आपको वही करना पड़ेगा। और पिछली बार भी जब वो वहाँ गए थे, यूक्रेन भी गए थे, उसके बाद भी जो मैसेज आए थे तो ऐसे खबरें आई थी कि यूक्रेन सहमत है समझौते के लिए। रशिया ने कहा हमें भी मोदी की लीडरशिप में जो है वो भरोसा है, एक तरह से करिए इसको। बीच में ट्रंप आ गए, चुनाव हो गया अमेरिका में, ट्रंप तो लोग कहते हैं ना बुल इन चाइना शॉप इन यूक्रेन वॉर जो है ये, तो सब बिगड़ गया जो है। तो अब क्या है कि हर किसी के लिए हस्तक्षेप करने की सीमाएं हो गई हैं ट्रंप के रवैये को देखते हुए। अब ट्रंप क्या है, उसने तो कहते हैं वन वे ट्रैफिक में एक तरफा एग्रीमेंट बना लिया है। रशिया तो हैप्पी है, वो कहते हैं जितने एरिया पे आपका कब्ज़ा आप ले जाइए यूक्रेन से जो है, यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। तो वो आज ही उनका एक पोस्ट मैंने देखा है ट्रंप का जो है कि भी यूक्रेन इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग, रशिया इज़ रेडी। तो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अब यूरोपियन देशों की आशा है, और आशा तो ठीक है, और ये बात तो सही है कि नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ तो करेंगे। आगे जब बात बढ़ेगी तो मोदी विल सर्टनली ट्राई टू पुट हिज इन्फ्लुएंस जितना कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मामला इतना उलझ गया है इसके अंदर, पहले मामला होते होते रुक गया। नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता से उसमें बात होने को थी, बात आगे बढ़ सकती थी, उसमें नहीं हुई। अब सिचुएशन थोड़ी चेंज है, लेकिन स्टिल लोगों की उम्मीद है, लेट्स सी उनकी उम्मीदें पूरी हों और ये युद्ध विराम जो है हो वहाँ पे। सर, सुना तो ये भी है कि पुतिन के बाद उनके धुर विरोधी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी भारत आ रहे हैं, और उसके लिए भी भारत पूरा वेलकम, रेड कार्पेट वेलकम करने के लिए तैयार है। अब ये बहुत विरोधाभास समझ लें या ये चमत्कार समझ लें, डिप्लोमेसी मैनेजमेंट है, बैलेंस है नरेंद्र मोदी का, इसे कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी इज ए मास्टर ऑफ मैनेजिंग कंट्राडिक्शंस, ये तो आप जानते ही हैं, दैट इज है। अब देखिए पुतिन का भरोसा, और पुतिन को मालूम है क्यों आ रहे हैं, उनकी सहमति से आ रहे हैं इन्हें वे, ऐसा नहीं कि चुपके से आ रहा है कोई व्यक्ति। जब यहाँ पे थे तब उनको मालूम था कि अगले महीने हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो है यहाँ पे भारत आएँ। लेकिन सर्टनली इट इज़ ए, जैसे कहना चाहिए कि
रफ एंड टफ जो राइड है, बैलेंसिंग एक्ट है नरेंद्र मोदी के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो ये सब कई सालों से कर रहे हैं, इस बार भी कर लेंगे। और वो इसी उम्मीद के साथ आ रहे हैं। कई बार ये होता है ना, व्यक्ति तो मिल नहीं लेना, उसको मज़ा नहीं आता बात, उसको लगता नहीं कि मेरा काम होगा। अब देखो उनकी 8 बार बात हो चुकी है नरेंद्र मोदी की फ़ोन पे उनके साथ में, 4 बार वो फिजिकली आपस में व्यक्तिशः मिल चुके हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। और वो कह रहे नहीं मैं दिल्ली आना चाहता हूँ, तो 5000 किलोमीटर से चल के वो दिल्ली आएंगे इसी उम्मीद के साथ कि मैं फेस टू फेस बैठूंगा, नरेंद्र मोदी को कन्विंस करूंगा कि पुतिन आपकी सुनते हैं, आप युद्ध को रुकवाइए। इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है वो भारत आ रहे हैं। स्वागत है। सर, एक बड़ी बात हुई है, अमेरिकन डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए अब भारत रूस ने लोकल करेंसी में व्यापार करने का फैसला किया है। इसे आप कैसे देखते हैं और इसका असर अमेरिकन डॉलर पर कितना पड़ेगा? असर तो है, देखो ये तो शुरुआत है। डॉलर वैसे क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है, लेकिन जो शुरुआत हुई है, ब्रिक्स वाले भी कोशिश कर रहे हैं, भारत रशिया में तो ऑलरेडी चल रहा है। तो इनफैक्ट क्या है कि डॉलर एकदम से ख़त्म तो नहीं होगा, लगेंगे 10-20 साल उसको जो है, लेकिन कमज़ोर हो जाएगा। क्यों, मल्टीपल करेंसी अगर सिस्टम आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसा कि रशिया और इंडिया ने आपस में कर लिया है, तो डॉलर की ताकत कमज़ोर होगी, उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी। तो निश्चित तौर पे इट्स ए बैड डेवलपमेंट फॉर डॉलर। ये जो लोकल करेंसी में कारोबार करने का जो फैसला है उसको जो और आगे बढ़ा रहे हैं, ये डॉलर के लिए एक नेगेटिव संकेत है। ये एक्चुअली डी डॉलराइजेशन है एक तरह देखा जाए तो जो है। बट डॉलर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, बट जिसे कहना चाहिए डेंट डॉलर को लगा है इससे। जी सर, कुछ महीने पहले ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। तो सर अब इंडियन इकोनॉमी की 8.2% ग्रोथ रेट को देखकर ट्रंप क्या कहेंगे? ही मस्ट बी वेरी अपसेट एंड हैज़ नो फेस टू शो, यही है बेसिकली। और भारत में नरेंद्र मोदी का चमत्कार हो गया है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है ना कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ जो है, इंडिया अंडर द स्टेबल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी हैज़ गेन्ड दिस अचीवमेंट। ये 8.2 वाला जो है कि थर्ड क्वार्टर है उसके अंदर जो है सबसे, और शायद वो जो ग्रोथ है वो कहीं आसपास कहीं दिखाई नहीं देती है। दैट वे इट्स ए मिरेकल। अब इस ग्रोथ को कुछ लोगों ने पहले कहा करते थे कि इट्स ए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जब 2-3% ग्रोथ होती थी इंडिया की। तो नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत मतलब सीरियसली लिया है। और कल उनका बयान था, उसके अंदर था कि इस तरह का जो प्रचार लोग करते हैं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, इट्स मेलाइनिंग द एंटायर कम्युनिटी, एंटायर सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं। तो उन सब लोगों के जिसे कहना चाहिए मोटी भाषा में कि एक तमाचा है सब लोगों के लिए जो भारत की ग्रोथ रेट को लेकर क्वेश्चन करते थे, और जिसमें खास करके ट्रंप जिन्होंने कहा था डेड इकॉनमी इंडिया की जो है। अब आप देखिए यहाँ पे इंडियन इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अभी GST 2 हुआ, पहले इनकम टैक्स एक्ट हुआ, रिफॉर्म्स हुए। अब क्या है कि इसमें कस्टम में रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं, और कस्टम के जो रिफॉर्म्स हैं जिससे है दैट विल बी ए की टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटायर इंडियन इकॉनमी। आप देखना आने वाले समय में जो है। और इसके लिए जो है पीयूष गोयल है, वित्त मंत्री सीतारमण हैं, एक थिंक टैंक के जो हैं अश्विनी वैष्णव हैं, ये सब बैठ के सोच रहे हैं। उसके अंदर जो है अश्विनी वैष्णव की बात चलती है तो दिस मैन इज़ टू वॉच इन द कैबिनेट इन द कमिंग ईयर्स। देयर इज़ ए कहते हैं राइज एंड राइज ऑफ अश्विनी वैष्णव। और जितने विभाग उनको दिए जाते हैं बहुत अच्छे से चलते हैं। रेलवे का कितना अच्छा चल रहा है। कौन मुझे उस दिन कह रहा था कि वो इतने साइलेंट परफॉर्मर और साइलेंट वर्कर हैं, इतने विभाग हैं उनके पास में, 2-3 और भी जोड़ दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, निभा लेंगे उसको। तो कुल मिला कहने का तात्पर्य है कि नरेंद्र मोदी की जो टीम है, थिंक टैंक है, वित्त मंत्री है, पीयूष गोयल है, अश्विनी वैष्णव हैं, 2 और लोग हैं, PMO के ऑफिसर्स हैं उसके अंदर जो ना, सुपर है, यूनिक है। तो इसलिए ये जो चमत्कार हुआ है 8.2 का, ये हो सकता है ये रेट स्थायी भी रह जाए आने वाले समय में, और एक मिरेकल होगा एशियन कंट्रीज़ के अंदर कि इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस लेवल ऑफ ग्रोथ। सर, अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी हैं माइकल, उन्होंने पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती दोस्ती पर डोनाल्ड ट्रंप पर व्यंग किया है, और उन्होंने कहा कि उन्हें तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वो ठीक कह रहे हैं, मन की पीड़ा इन शब्दों में उन्होंने व्यक्त की है, मन का फ्रस्ट्रेशन है, क्या करो। बट ही इज़ राइट कि वो फीफा पुरस्कार एक मिल गया है वहाँ पे जो है। नोबेल पुरस्कार का तो कोई चांस था नहीं, बहुत कोशिश की उन्होंने मुनीर एंड कंपनी से, लेकिन बैठा नहीं। दैट वे जो है अब इसने व्यंग किया इस आलोचक ने कि आज जो रशिया और इंडिया इतना करीब आ गए हैं और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात चल रही है एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो इस पल का जो श्रेय है वो पुतिन को नहीं जाता है, मोदी को नहीं जाता है, वो श्रेय जाता है ट्रंप को फॉर स्पॉइलिंग
डिप्लोमेसी ऑफ अमेरिका। उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहा है कि इस पल का जो श्रेय है वो इनको मिलना चाहिए और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ताकि नोबेल पुरस्कार पाने की उनकी जो एक इच्छा है वो पूरी हो सके। व्यंग है, बट गुड व्यंग एट द मोमेंट। सर, इन सब के बीच देखा गया है कि अमेरिका और भारत के बीच जो पर्यटन व्यवसाय है उसमें निरंतर गिरावट आ रही है। क्या इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कोई प्लान? देखो, गजेंद्र सिंह बहुत कॉम्पिटेंट आदमी, लेकिन स्थितियां उनके नियंत्रण में नहीं हैं। गिरावट आने का क्या कारण? सबका कारण है आपके सामने वीज़ा, टैरिफ्स, एंटी ट्रंप सेंटिमेंट इन इंडिया। आप देख रहे हैं, कोई लोग जाना नहीं चाहते, कोई बच्चों से परेशान है, उनके वीज़ा रुक गए वहाँ पे। तो तीनों जो कारण ये हैं, जब तक ये बेसिक कारण हटेंगे नहीं तब तक न तो स्टूडेंट जाएंगे, न व्यापारी जाएंगे, न कारोबारी जाएंगे, न टूरिस्ट जाएंगे। तो थिंग्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल एंड कॉम्पिटेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब तक ये तीन मुद्दे नहीं सुलझेंगे, जिसे कहते हैं, तब तक कैसे बढ़ेगा हमारा टूरिज़्म अमेरिका के साथ, जो कि दूसरी जगह ज़बरदस्त बढ़ रहा है। आप देखिए, आप गजेंद्र सिंह शेखावत का प्लान देखिए, डोमेस्टिक टूरिज़्म आज कहाँ से कहाँ है, उनके आने के बाद से कितना ग्राफ ऊपर गया है। आज आप देखते हैं नैनीताल जाते हैं, जयपुर जाते हैं, देहरादून जाते हैं, 2-2 किलोमीटर की लाइन दिखाई देती है आपको, वेटिंग लाइन, ट्रैफिक जाम कितना बड़ा है। लेकिन उस सीमा है ना कि अब अमेरिका का क्या करो, जब तक ये तीन चीज़ें इनमें सोल्यूशन नहीं होगा तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता टूरिज़्म का। बाकी मिनिस्ट्री तो अच्छा काम कर रही है। अभी उन्होंने प्लान बनाया है कि अगले 5 साल में 2030 तक जो है भारत की गिनती संसार के उन 10 देशों में हो जाए जो टॉप टूरिज्म कंट्रीज़ कहे जाते हैं। 10 में आ जाओ, फिर 47 में और नीचे आ जाएंगे, सेकंड पे आ जाएंगे, थर्ड पे आ जाएंगे। फिर क्या डिफरेंट प्लान्स बनाए हैं मिनिस्ट्री ने, आप देखिए यहाँ जो है। और सबसे बड़ी बात यह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रहे हैं, वेडिंग डेस्टिनेशंस बन रहे हैं। टूरिज्म में तो क्या बूम आया हुआ है। तो वी कैन से कि एक्सेप्ट अमेरिका देयर इज ए कंप्लीट बूम इन टूरिज्म इन द कंट्री विजा विद ऑल अदर कंट्रीज एक्सेप्ट अमेरिका, इसे कहना चाहिए। तो लेट्स सी कि कब ये स्थिति सुधरती है और कब इस दिशा में आगे कार्रवाई होती है। जी सर, आखिर क्या है मोदी पुतिन का रेलोस एजेंडा, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये एजेंडा क्या है सर? एजेंडा बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि जितने इंडिया और उनके जो पोर्ट्स हैं जो हैं, ये एयर बेसेस हैं इंडिया रशिया के जो हैं, वो जॉइंटली इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों सेनाओं द्वारा जो है किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है, एक तरह से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कहना चाहिए। इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इसका वो जो कहते हैं प्रोसीजर क्या तय होगा, ये तो वक्त के साथ पता लगेगा। बट ये मेजर डेवलपमेंट एंड मेजर अचीवमेंट रादर आई शुड से ऑन डिफेंस फ्रंट विद इंडियन गवर्नमेंट। सर, एक चीज़ समझना चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है? राहुल खड़गे, पुतिन नो डिनर पॉलिसी जो थी, इनविटेशन नहीं था, नो डिनर इनविटेशन, वो है आखिर है क्या? क्या पुतिन खुद पहल करके राहुल और सोनिया से नहीं मिले? ये तो अहम सवाल है ना। अब राहुल गांधी का कहना ये है कि भाई विदेशी मेहमान आते हैं, उनको बुलाया नहीं जाता। पर भी अब तो ऐसा विदेशी मेहमान था ना जो गांधी परिवार से बहुत पुराने से जुड़ा हुआ है, रशिया का आदमी 30 साल से तो यही है वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है, आपके संबंध रहे हैं उनके साथ। अब वो खुद आए हैं एंड ही हैज़ चोजन नॉट टू कॉल ऑन यू, नॉट टू मीट यू सुओ मोटो। तो ये भी तो एक आस्पेक्ट है ना कि भारत सरकार ने आपको बुलाया कि नहीं बुलाया, उनके साथ में अपॉर्चुनिटी दी कि नहीं एज LOP जो है, लोकसभा एंड राज्यसभा जो है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि जो गेस्ट खुद आ रहा है वो भी तो अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है ना। और विदेशी मेहमान जब आते हैं अपनी इच्छा जाहिर करते हैं मिलने की, तो भारत सरकार मिलवाती है उनसे, जब तक कि कोई एंटी नेशनल व्यक्ति नहीं हो सामने वाला जो है, तो मिलवाती है। तो कुछ चांस ऐसा हुआ, उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की और उसके कारण स्पष्ट हैं, पुतिन स्मार्ट ऑपरेटर हैं। और आजकल क्या है कि चूँकि इकोनॉमीज़ जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में दे हैव टेकन ए फ्रंट सीट देन पॉलिटिकल सीट्स, तो हर जो पॉलिटिकल लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो गया, अच्छा सेल्समैन हो गया है। वो अच्छे से समझता है मुझे कब किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कीपिंग इन माइंड माई बिजनेस इंटरेस्ट विद दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो उन्होंने सोचा हो यहाँ अच्छा चल रहा है, क्यों बीच में एक करें इस तरह की सिचुएशन या लाइकली सिचुएशन जो है। तो नहीं मिले और मिलना नहीं हो पाया, तो वो था कि डिनर का इन्विटेशन नहीं आया, मे बी सम कम्युनिकेशन गैप। अब बस सभी चलता है ऑल इन लाइफ जो है। बाकी बेसिकली था कि पुतिन चाहते तो खुद ही जाके मिल लेते, तो ये बात ही नहीं आती। एनी हाउ लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम। सर, एक सवाल और है कि पुतिन की भारत यात्रा के बाद जो भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसको कितनी मजबूती मिली है? बिल्कुल मजबूती मिली है उनको। तो अमेरिका तो देखो डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी आतंकवाद पे, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। जो संसार का देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, समझ लो कि आतंकवाद को निपटाना नहीं चाहता। रशिया आतंकवाद को निपटाना चाहता है इंडिया के साथ।
इसलिए सीरियस मूव है ये। और प्रस्ताव पास हुआ है वो ज़ीरो टॉलरेंस वाला जो है, और ये खाली कागजी प्रस्ताव नहीं है। भारत और रशिया के बीच, नरेंद्र मोदी पुतिन के बीच आतंकवाद को लेकर जो भी डिस्कशन हुआ है, इट इज़ ए सीरियस डिस्कशन। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के 140 करोड़ के बाजार पर चीन, अमेरिका के साथ साथ रूस की भी निगाहें हैं? ऑफ कोर्स, तो मैंने आपसे कहा ना, हर व्यक्ति मल्टीपल एजेंडा होता है हर व्यक्ति का, और एजेंडा क्या स्वाभाविक है। और ख़ासकर भारत मित्र राष्ट्र है। अगर चीन की निगाह है, अमेरिका की निगाह है, तो रशिया की निगाह सबसे पहले होनी चाहिए। ही हैज़ ए बेटर मॉरल अथॉरिटी, मॉरल कन्विक्शन टू रूल इन इंडियन मार्केट, टू सेल और बाय इन इंडियन मार्केट, हम जिसे कहते हैं, तो उनकी भी निगाह है। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसी खास पोजीशन में है आज वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के अंदर कि उनके पास 140 करोड़ लोगों का मार्केट है। इसलिए क्या है, आप चाहो या नहीं चाहो, आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। आप पसंद करो या खिलाफत करो, लेकिन जिसे कहते हैं इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको। तो नरेंद्र मोदी इज़ ए राजा ऑफ दिस मार्केट, 140 करोड़ पीपल जो है, तो रशिया का भी इंटरेस्ट है, तो वेलकम है। आओ, हम तो चाहते हैं खरीदो, यहाँ पे बेचो, स्वागत है। सर, इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि भारत और रूस के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, उसे भारत कैसे पूरा करेगा? वो तो एक सीरियस इशू है, क्योंकि ऑयल का लोकल करेंसी में है लेन देन, और वहाँ भुगतान है उसको। इंडिया में जब तक कि रशिया को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, माल नहीं बेचेंगे, तब तक ट्रेड डेफिसिट आज जो नेगेटिव है वो नहीं हो सकता है। और इंडिया की मजबूरी क्या है कि तेल सस्ता मिल रहा है, तो नेगेटिव ट्रेड डेफिसिट के बावजूद भी क्या है कि हम उसको निभा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो हमारा बेनिफिट है वो लार्जर है, जो हमारा जो फ़ायदा है, प्रॉफिट है, वो लार्जर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेड डेफिसिट जो है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब सीरियस है, और अब इस पर कोशिश हो रही है, पूरी प्लान बन रहा है इसके अंदर, कि मिनिस्ट्री कॉमर्स में बन रहा है, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में प्लान बन रहा है इसमें जो है कि हाउ टू रेक्टिफाई दिस ट्रेड डेफिसिट विद रशिया। तो लेट्स सी, अगले 2-3 सालों में कुछ न कुछ इसमें होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और आज जो नेगेटिव है, वो जो बैलेंस है, वो थोड़ा नेगेटिव बैलेंस कम होना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। सर, आखिर क्या है भारत और रशिया का नया सिल्क रूट कनेक्शन, जो चाबहार से सीधा मॉस्को तक भारत के लिए रास्ता बनाएगा? ये तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, जिसे कहना चाहिए गेम चेंजर हो सकता है। लोग जो है साउथ चाइना सी से बहुत परेशान हैं लोग, और सिल्क रूट से क्या राहत मिलेगी। और सिल्क रूट क्या है, चाइना में पहले जो रेशम है चाइना में बनता था किसी ज़माने में, तो रोमन साम्राज्य को वहाँ से, ब्रिटेन को यूरोपियन कंट्रीज़ को वहाँ से आता था, तो उस रूट को इसलिए जो है ना सिल्क रूट कहा जाता है। अब ये जो बना है, तो ये बना है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसको जो है ये 7,200 किलोमीटर लंबा होगा, और 30% आपका कॉस्ट भी सेविंग आपको इसमें होगा। मिरेकल। तो चाइना की परवाह किए बिना इस रास्ते से व्यापार हो सकता है। अभी 10 दिन पहले मैंने पढ़ा कि एक कैंटर मास्को से चला तेहरान के लिए, इसी रूट से जो है ये, और कुछ दिनों में 12 दिन में शायद वो यहाँ पे पहुँच गया सुरक्षित। इट इज़ न्यू एक्सपेरिमेंट। तो ये रास्ता अगर चल गया तो भारत से भी क्या होगा कि सामान ईरान के थ्रू होता हुआ जाएगा आगे सारा, और सेंट्रल एशिया और उनमें जाके आगे रशिया, पीटर्सबर्ग, उन सब में जाएगा वहाँ से जो है। तो अभी क्या है कि 3 रूट हैं इंडिया और रशिया के बीच में। एक रूट तो बॉम्बे पीटर्सबर्ग का है, 16,000 किलोमीटर का है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा 10,000 किलोमीटर का है। तो दिस विल बी कंपेयर टू द बेस्ट रूट जो बन रहा है, इस तरह से इसको मजबूत कर रहे हैं ये। तो इसमें क्या स्ट्रैटेजिक इसकी रेलेवेंस ये कि चाइना के कंट्रोल से बाहर होगा, हमारा कंट्रोल ज़्यादा होगा, रशिया का कंट्रोल ज़्यादा होगा, इसमें जो है फास्टर होगा और चीपर होगा। सर, राम माधव ने कहा है कि वेस्ट हैज़ ऑलवेज मिसअंडरस्टूड पुतिन्स नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि उनकी इस बात पे सहानुभूति है रशिया के साथ, पुतिन के साथ, और उनको लगता है कि जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इट हैज़ बीन बायस्ड टुवार्ड्स पुतिन। और उनका कहना ये है कि वेस्ट ये चाहता है कि पुतिन को आइसोलेट किया जाए, इंडिया चाहता है उसको इंटीग्रेट किया जाए। एक बेसिक डिफरेंस जो है, तो ही स्पीकिंग इंडियन वॉइस, राम माधव, भारत सरकार की जो है कि वो इन ए वे कि भाई आप इंटीग्रेट करिए उसको, अछूत नहीं है कोई व्यक्ति, हालात बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ चांस ऐसा होगा कि देयर हैज़ बीन ए मेजर कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पुतिन एंड ऑल दिस कंट्रीज। नाउ मे बी यूक्रेन मे बी द लेटेस्ट रीजन। तो उनका कहना ठीक है उनकी जगह, और उनके विचारों का कहना है कि उसको ठीक से समझा नहीं गया, उसकी भावनाओं को, जो राष्ट्रवाद की भावना है पुतिन की, उसको ठीक से किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया या उसको डीकोड नहीं किया। इस फाइन, उनका अपना विचार है ये। और चूँकि भारत की सहानुभूति है इस समय पुतिन के साथ, और पुतिन हमारा मित्र है, तो राम माधव के लेख के साथ भी एक अच्छा एक सिंपैथिक एटीट्यूड है कि ठीक है। सर, एक जिज्ञासा है, ये समझना चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के जो हम शक्ल हैं
वो क्या है सर पूरा मामला, और इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखो, ऐसा सच्चाई तो है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ इस बार जो पुतिन आए थे वो असली थे। वो इस बार कोई हम शक्ल नहीं था उनका, कोई डुप्लीकेट नहीं था, असली पुतिन आए थे यहाँ। और स्वाभाविक तौर पे क्या है, पुतिन बेसिकली है ना एक जासूस हैं, और बचपन से वो सीक्रेट एजेंट बनना चाहते थे। बाद में सेना में गए, मन कम लगा केजीबी में चले गए, और केजीबी में राइज एंड राइज। और पुतिन आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बन गए। तो वो जो उनकी जो पर्सनैलिटी में वो जो एक सीक्रेसी का एलिमेंट है बहुत हावी रहता है। तो अब क्या है कि, और सिक्योरिटी में आप देखिए कि ही मस्ट हैव थ्रेट्स फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। अमेरिका इनकी चलती है, आप देखते हैं, और होते भी हैं पॉलिटिकल मर्डर्स, ऐसा तो नहीं कि हुए नहीं हैं दैट वे। तो आदमी अपनी सुरक्षा का इंतजाम रखता है। तो उसमें कई दफ़े आपने देखा होगा कि जो बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो गया, रशियन प्रेसिडेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट है, तो इनके डुप्लीकेट्स जो हैं एक तरह से इनके साथ चलते हैं कई दफ़े। और ये भी होता है कई दफ़े कि डुप्लीकेट एक साथ 3 कारें चल रही हैं, उसमें तीनों में आपको ऐसा लगेगा पुतिन बैठा हुआ है, तीनों में ऐसा लगेगा आपको ट्रम्प बैठा हुआ है, होता एक में किसी असली के अंदर है। तो ये आम प्रैक्टिस उनमें करने की, तो हम शक्ल की जो बात है ये सही है बात, आमतौर पे होता है ऐसा। अब जो इंडियन विजिट थी इसमें शायद को हम शक्ल नहीं था, क्योंकि 2-3 कारों में पुतिन जैसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया किसी को, एक ही पुतिन था, असली पुतिन, तो इसमें नहीं था। बाकी आम प्रैक्टिस है, जिनको थ्रेट है, जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, टॉप लीडर्स हैं वर्ल्ड के, वो सब ये डुप्लीकेट वाला जो है ये रखते हैं। सर, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पुतिन की जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही रोमांचक और रहस्यपूर्ण रही है। आप कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, रहस्य तो है ही। मैंने कहा ना, बेसिकली ही इज़ ए सीक्रेट मैन, ही इज़ ए इंटेलिजेंस मैन, ही इज़ ए स्पाई मैन। फिजिकली कितने फिट रहते हैं आप देखते हैं, अभी भी जो है 72 पे किस तरह से जंप करते हैं, कैसे प्लेन की सीढ़ियाँ उतर रहे थे, आप देखिए। मैं भी हैरान था इस बात को देखे कि आप देखिए जो है। और रही बात इसकी पर्सनल की, रोमांचकारी लाइफ की, तो हर बड़े आदमी के जीवन में कुछ न कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं। पुतिन की कहानी ये है कि बहुत गरीब परिवार से थे, और बेसिकली वहाँ पे लेनिनग्राड जो रशिया में पिट्सबर्ग जो है वहाँ पे रहते थे। गांव में एक छोटा सा मकान था, पिता नेवी में थे, माँ जो है फैक्ट्री में काम करती थी, बहुत गरीबी के हालात थे। उसमें जर्मन सेनाओं ने रशिया को घेर रखा था करीबन 3 साल तक, तो शहर बर्बाद था, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। भुखमरी से सुनते हैं पुतिन के बड़े भाई की मृत्यु हो गई। उस गरीबी के हालात से पुतिन निकल करके बाहर आए, और आकर के जो है उन्होंने 12 साल की उम्र में जो है, मैंने सुना कि उन्होंने रेड आर्मी, रशियन आर्मी को ज्वाइन किया। 2000 में प्रधानमंत्री बने, फिर राष्ट्रपति बने, और अब तक वो राष्ट्रपति चल रहे हैं। और जो पर्सनल रोमांचकारी लाइफ है तो उनका इस तरह का है कि चूँकि उनकी लाइफ जो है सीक्रेटिव है सारी, तो उनके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वो नेचुरली दूसरे बच्चों के नाम से उनकी दर्ज होती है वहाँ पे। उनकी 2 लड़कियाँ थी, जर्मनी में पढ़ती थी, बाद में शादी हो गई। पत्नी थी उनकी, उससे उनका प्रेम विवाह हुआ था। अभी कुछ साल पहले वो बंधन टूट गया, और 60 साल की उम्र जब थी पुतिन की, मतलब 12 साल पहले, तो उनका तलाक हुआ। उनकी पत्नी एयर होस्टेस थी, वहाँ उनकी मुलाकात एक मित्र ने करवाई थी, दोस्ती हुई, तो उस महिला ने कहा कि मुझे व्यक्ति पसंद है, मुझे आकर्षित करता है। शादी हो गई। शादी के 6 महीने बाद भी उस महिला ने ये कहा कि मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं सोचती थी जैसा पति मिले मुझे वैसा ही पति मिला। तो बहुत अच्छे संबंध उनके रहे। धीरे धीरे पुतिन राजनीति में आ गए, परिवार के लिए समय निकलना ख़त्म हो गया। तो उनकी पत्नी ने एक आत्मकथा अपनी मित्र को बताई, और ये लिखा कि अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्रेम ख़त्म हो गया है। और उसके बाद फिर उनका तलाक हो गया दोनों का। और पुतिन ने पूरी शालीनता के साथ उसमें लिखा कि हम एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते थे जो है, इसलिए अलग हो रहे हैं, और आपसी समझौते से अलग हो रहे हैं। तो एक प्रेम कहानी का दुख तो नहीं कहना चाहिए, एक म्यूचुअल अंत जैसे होता है, एक डिग्निफाइड एंड डिसेंट अंत हुआ दैट वे जो है। और पुतिन का जीवन जो है, पारिवारिक जीवन जो भी जैसा है वो अच्छा है। और एक्चुअली क्या, इन पदों पे रहने के बाद में प्रॉब्लम यही रहती है कि समय नहीं मिलता आपको निकालने के लिए। बच्चे भी शायद, उस लेखिका ने लिखा है कि उनको समय नहीं मिल पाता, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसे पद पे हूँ इस तरह से कि समय निकालना बहुत कठिन है। तो लाइफ उनकी रोमांचकारी थी, अच्छी थी, अभी भी है, और पॉलिटिकली कितना स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं आप सभी देख रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ ए डिसेंट एंड डिग्निफाइड पर्सन ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सर, वैसे तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर 3-4 वाक्यों में पुतिन की इस यात्रा को मैं आपसे समराइज करने को कहूँ, समेटने को, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पुतिन इंडिया विज़िट है,
it's only about continuity. No new agenda, no new steps except defense deals. कंटिन्यूटी को स्ट्रेंथन करनेंगे, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, जिसे कहते हैं इंडिया रिफ्यूजेस टू बो डाउन बिफोर ट्रंप, नाउ सपोर्टेड बाय पुतिन। और तीसरा सेंटेंस ये कि एमर्जेंस ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगेंस्ट अमेरिका प्रैक्टिकली। ऑल दीज थ्री basic issues you can say, and the fourth you can say India is a major gainer by defense deals with Russia during this visit. बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के इस पावर प्ले को बहुत शानदार तरीके से आपने डिकोड किया, इसका एनालिसिस किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। और देखिए, राष्ट्रनीति के इस विराट आकाश में जो अटल रहता है, जो ध्रुव तारे की तरह है, वो कुछ ही नेतृत्व होते हैं, यानी कि अटल, अडिग और दिशा देने वाले। दुनिया में कितने भी मौसम बदलें, कूटनीति में कितनी भी हवाएं चलें, लेकिन जो अटल रहते हुए पूरी दुनिया को दिशा निर्देश दे, जो पूरी दुनिया को एक राह दिखाए, वो असल मायने में एक लीडर होता है। और जाहिर है ये दोस्ती तो इतिहास के पन्नों से निकली हुई, समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती है, और अब तो इसमें कश्मीर की महक भी सर माथे पर लग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार फिर से, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।